जैसे ही हम 30 इयर्स के होते हैं, फॉर मेनी ऑफ अस हमारे माइंड में एक लाइट बल्ब जलता है एंड इट मेक्स अस थिंक डिफरेंटली अबाउट अवर लाइफ। ऐसे ही कुछ हुआ हमारी आज की गेस्ट अमृता कौर के साथ, जिनके 30 साल वाले लाइट बल्ब ने उन्हें आयुर्वेद की तरफ मोड़ दिया। अब वो आयुर्वेद को सिंप्लीफाई कर रही हैं हमारे लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकें और अपनी हेल्थ को बेटर बना सकें। आज के एपिसोड में मैं अमृता से बात करूंगी बेसिक आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में, जिन्हें यूज करके हम अपने हेयर, आईज, स्किन, टीथ, पीरियड्स, बेसिकली ओवरऑल हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, अपनी भी और अपने बच्चों की भी। आज आप काफी सारी काम की चीजें जानने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी। This is Matri। मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. Okay, so आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद आई थिंक वापस से आ रहा है हमारे कल्चर में, हमारे ही कल्चर की चीज़ हमारे ही कल्चर में वापस से कूल हो रही है और इसके लिए बहुत सारे लोग अपना एफर्ट भी लगा रहे हैं। उन्हीं में से एक पर्सन आज मेरे साथ हैं जिनका नाम है अमृता कौर एंड शी इज़ an aspiring Ayurvedic chef, but she's also a blogger. She conducts Ayurvedic workshops. She does a lot related to Ayurveda. So what I like to call that she's making Ayurved cool, or some people call it Ayurveda. So first of all, let's welcome Amrita. Amrita, I'm really thrilled to have you on Little Fixes podcast. Hi Maitri, how are you? Thank you so much for having me over. इट्स अ प्लेजर अमृता। सो मैंने आपके बारे में थोड़ा सा बताया कि आयुर्वेदिक शेफ़ हैं या वर्कशॉप कंडक्ट करती हैं, बट प्लीज़ आप बताइए कि आपने आयुर्वेदा कैसे स्टार्ट किया, आपने क्यों स्टार्ट किया, क्या आपने पढ़ाई करी इसकी, फिर इंटरेस्ट आया या बाद में इंटरेस्ट आया, थोड़ी सी अपनी जर्नी हमें बताइए। राइट, सो आई तो काइंड ऑफ विश कि मुझे शायद पहले पता होता था कि ये भी एक करियर फील्ड होता, तो आई वुड हैव टोटली गॉटन इनटू आयुर्वेदा शुरुआत से ही। बट मैंने पढ़ाई जो की है मास कम्युनिकेशन की है। मैं जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, रेडियो जॉकी से मैंने करियर अपना शुरू किया था ऑफिशियली। और तो एक तरह से बात करने की आदत थी, कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं उसका तो हमें ट्रेनिंग मिल गई थी। उसके बाद जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई और तब मैंने फूड में अपना करियर बनाना शुरू किया, जस्ट एज अ हॉबी इट स्टार्टेड। और फिर मैंने उसी के बारे में ब्लॉग करना शुरू किया। This is about 9 years back, actually more like 10 years back because this happened in 2011 in the beginning. So since I started doing a lot of blogging, अभी बहुत सारी रेसिपीज भी शेयर करती थी। जो दूसरे रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं तो वहाँ से जो भी नया खाना ट्राई किया, that I used to talk about. And this was a time when I was still realizing I was getting interest in food. और तब Pinterest करके जो प्लेटफॉर्म है वो नया होता था इंडिया में, तो तब मुझे उस चीज़ का बड़ा शौक हो गया था कि लोग कितना अच्छा खाना बनाते हैं, कितना अच्छा उसको प्रेजेंट करते हैं, विच इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। एंड इवेंचुअली मैंने थोड़ा और फोटोग्राफी सीखी, फूड स्टाइलिंग सीखी, प्रोफेशनली फूड स्टाइलिंग करना शुरू करी। प्रोफेशनली कुछ अपना करियर बनाने के लिए मैंने घर से चीज़ें बना के बेचना शुरू करी। सो आई वाज अ होम शेफ, 4 years आई वाज डूइंग दैट। द मोस्ट पॉपुलर जो मेरा प्रोडक्ट था, जो मुझे सबसे ज़्यादा, जिसके कारण मुझे बॉम्बे में या फूड इंडस्ट्री में जो एक स्टैंडिंग मिली, वो था बेकन जैम। इट वाज कॉल्ड ओ माय गॉड बेकन जैम। और टर्न्ड आउट लाइफ टर्न दिस वे कि उसके मतलब 3-4 साल तो ये सब बहुत अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा चलता रहा। एंड आई डोंट नो, एक दिन जस्ट उठे और मुझे लगा कि बस मुझे अब ये नहीं करना है और मुझे वेजिटेरियन बनना है फॉर सम रीज़न। और मैंने जैसे डिसाइड किया, सो आई हैड टर्न 30 दैट टाइम। एंड यू नो हाउ जब वी टर्न 30 इज व्हेन लाइक वी विमेन गो थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। हम कहाँ है लाइफ में और क्या कर रहे हैं, व्हाट इज आवर पर्पस। सो आई जस्ट फॉलोड व्हाट माय हार्ट वाज टेलिंग मी टू। द मोमेंट आई स्विच टू वेजिटेरियनिज्म and I started learning a lot more about my own health. I had gained a lot of weight, so I wanted to figure that out. I had breathing issues back then. So I was figuring out कि where am I and why, you know, at the age of 30 I am not healthy, which is why मुझे कुछ तो पढ़ना था कि जिससे मुझे थोड़ा सा सीखने को मिले और सही तरीके से खाना पाना। और मॉडर्न न्यूट्रिशन ही मैं उसमें ही जाती, विटामिन ए, बी, सी ये सब पढ़ने के लिए। बट उस वक्त चांस ऐसा बना कि मेरी फ्रेंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही थी और मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया। और मैं कहा मुझे क्या ये पॉसिबल है कि क्या मैं अब इसके बारे में पढ़ाई कर सकती हूँ क्या, क्योंकि वो दैट शिप तो है सेल की कॉलेज के टाइम पे अपने कर लिया।
So I went and looked up for courses, and I found Ayurveda nutrition courses based in Kerala and in Rishikesh as well. But I picked Kerala, and I went there for a month. So October 2016, I spent my entire month there. एंड जहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें आयुर्वेदा के बेसिक्स के बारे में सीखा, और वहाँ पे पंचकर्मा कराया, बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स वगैरह चले और बहुत कुछ हुआ. तो इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग. एक तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला. आई लव लर्निंग, आई लव चैलेंजिंग थिंग्स, कुछ हटके हो और जिसमें भी थोड़ा सा फेथ ज़्यादा आ जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में. सो मैंने काफ़ी पढ़ाई करती. उसके बाद आई केम बैक टू बॉम्बे एंड कंटिन्यूड टॉकिंग अबाउट इट, कंटिन्यूड शेयरिंग रेसिपीज. नाउ द थिंग इज माई रेसिपीज, आई फेल्ट लाइक माई रेसिपीज गॉट अ सोल, क्योंकि एक पर्पस मिल गया था. प्लस आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स अप्लाई करने लगी इवन टू माई मॉडर्न कुकिंग, विच इज़ वॉट पीपल स्टार्टेड रेजोनेटिंग विद. और अब 4 साल हो चुके हैं और मैं रेगुलरली ये शेयर करती रहती हूँ. तो पीपल नो दैट दिस इज द माई काइंड ऑफ रेसिपीज, दिस इज द माई काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई डू. या Wow. Okay, and you know what, Amrita, I think we are of the same age, but every time I look at you, I see maybe she's 25, 26. So yes, I think Ayurveda has worked really well for you. And one more thing I would like to add कि आपकी इतनी अच्छी voice है, and you also said कि you were an RJ. So it kind of matches up, and I think you should have a podcast about Ayurveda. It will be amazing. Yeah, someday. हाँ, obviously it should be there. So अमृता, आयुर्वेद बेसिकली क्या होता है? इसमें लोग बोलते हैं कि ये क्या सिर्फ आपको हरी चीजें खानी होती हैं या सिर्फ सब्जी खानी होती है या रोटी खानी होती है, मतलब एक बेसिक क्या है आयुर्वेदा का? मुझे भी यही लगता था आयुर्वेदा कोर्स जाने के पहले कि आयुर्वेदा बेसिकली मीन्स कि खिचड़ी खाओ, उबला हुआ खाना खाओ, हरे पत्ते खाओ और कड़वे कड़वे कषाय पियो, नीम करेला जूस पियो. आई थॉट दैट वाज आयुर्वेदा. Ayurveda is basically more like a science, Ayurveda, basically science of life, science of longevity, a longer life. So it basically teaches you more about your own body. Okay. आयुर्वेद में वो आपको of course काफ़ी सारे ऐसी rules नहीं कहना चाहूँगी, more like guidelines कि आप ये खाएंगे तो better है और वो खाएंगे तो इस body के लिए better है. But mainly it is about eating local, fresh and seasonal food. Okay. It is also about taking care of your digestion, because every root cause of all the diseases are somewhere digestion, which is why Ayurveda focuses a lot on digestion. So जितना भी हम जो खाना खाएं वो इस तरह से खाएं जो हमारी बॉडी के easy to digest हो. जो भी हम अगर कुछ भी गैप्स, कितना हमें गैप रखना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, वो सब इतना एक होलिस्टिक प्रैक्टिस की तरह सिखाया है कि जिससे आपकी बॉडी ना सिर्फ खाने को डाइजेस्ट कर पाती है, एब्जॉर्ब असिमिलेट अच्छे से कर पाती है, प्लस यू फील हेल्दी, इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी. सो एज अ लॉन्गर, और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ऑफकोर्स लॉन्गर लाइफ होगी हमारी, और लॉन्गर और हाई क्वालिटी लाइफ होगी, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लंबा तो काफ़ी सारे लोग जी लेते हैं बट हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, राइट? So which is why Ayurveda teaches you more about your own body. It teaches you about how you are technically one with the nature. It teaches you that how, मतलब मैं, आप सब, हम सब इसी 5 तत्वों से बने हुए हैं. 5 महाभूता जिसे कहते हैं वो है स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ. और जब आप ये रियलाइज कर लेते हो कि आप सभी एक ही उस चीज़ से बने हो, तो एक तो आप बिकॉज आयुर्वेदा इज नॉट ओनली अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ बॉडी, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, एवरीथिंग. So you become much more aware, you come in acceptance space, you understand everybody, while everybody is made of the same things, but every body is different, right? So एक कोई formula सब पे नहीं लगता है. हाँ. तो अगर इसको ये स्पाइसी खाना सूट होता है तो इसको क्यों नहीं होता है? अगर ये चीज़, इसको ये इतना ही पानी और इतना ही ये ले रहा है तो इसकी बॉडी इतनी अलग क्यों है? क्यों इसको ये तरह से खाने से पिंपल्स आ देते हैं और इसको कुछ नहीं होता? ऐसे हर बॉडी को समझ पाने के लिए आयुर्वेद ने काफ़ी डिटेल में सब चीज़ें लिखा है. बट एट द एंड ऑफ द डे, इवन टू कम बैक टू थिंग्स, हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि वात पित्त का क्या दोष है और हमें इसे कैसे बैलेंस करना है, ये सब हम समझ सकते हैं. हमारी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें समझना चाहिए. बट मेनली हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हम खाते हैं, जिस तरह हम खाते हैं, जिस समय पे हम खाते हैं, और हमारे क्या उस वक्त क्या कर रहे होते हैं जब हम खा रहे हैं, या उसके अलावा भी किस तरह से सो रहे हैं, कितना सो रहे हैं, किस समय पे कितना योग कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए, गुड हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है. या फिर यही सारी चीज़ें अगर हम सही से ना करें तो यही चीज़ हमारे लिए पॉइजन भी बन सकती है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है. ओके, सो सबकी बॉडी का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है, अलग अलग चीज़ें इसी हिसाब से खानी चाहिए कि कैसी आपकी बॉडी है. तो फिर इससे मान लीजिए मुझे पता चल गया कि आई एम वाता टाइप, अगर मैं इसको बैलेंस करती हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स दिखेंगे?
सो पहले तो ये बात करना जरूरी है कि ये दोषाज है क्या, वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है. सो इनको बायो एनर्जीज कहा जा सकता है, इनको फंडामेंटल यूनिट कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो दोष हैं ये हमारी बॉडी में सारे जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल है. तो जैसे अगर सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी वात बॉडी टाइप ही है या पित्त बॉडी टाइप ही है या काफी है, आपकी बॉडी में ये तीनों है. और ये तीनों एक कुछ इनका फंक्शन है. जो वात है हमारी बॉडी में सारे मूवमेंट का काम करता है. तो जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि रेस्पिरेशन, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, खाना नीचे मूव हो रहा है, जॉइंट्स को मूव कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, यूरिनेशन, एक्सक्रीशन, मेंस्ट्रुएशन, एजैकुलेशन, ये सारे मूवमेंट्स इजीली हो पा रहे हैं हमारी बॉडी में. हार्ट बीट प्रॉपर्ली हो पा रही है. सो ये जो वॉलंटरी इनवॉलंटरी फंक्शंस जो हम कर रहे हैं ये हमारी वात एनर्जी ही हमसे कराती है. अगर ये ज़्यादा होती है तो ये मूवमेंट आप देखेंगे कहीं बहुत ज़्यादा इनवॉलंटरी ज़्यादा हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग को ज़्यादा हार्ट बीट हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ और कोई मूवमेंट हो रहा है, जॉइंट पेन शुरू हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. और इसी तरह से अगर ये कम हुआ है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हो सकता है सुन्न पड़ जाता है, कुछ लोगों को पैर बार बार सोने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. और अगर यही मूवमेंट अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है तो एंग्शियस थॉट्स आ सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है, राइट. तो हर एक ये एनर्जी का एक फंक्शन है. पित्त दोष क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट कर रहा है. पित्त ऑल्सो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे सब चीज़ को कलर भी दे रहा है आंखों को, राइट. और इसी तरह से कफा का जो फंक्शन है, क्योंकि वो अर्थ और वाटर एलिमेंट से बना है, वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहा है, एक स्टेबिलिटी दे रहा है. जितने भी हमारे सेल्स हैं, जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ को आयुर्वेद में धातु कहा जाता है, तो जितने भी हमारे सेल्स हैं, हमारे धातुज़ हैं, हमारे बोन्स हैं, हमारे मसल्स हैं, फैट है, हेयर, नेल, टीथ, जो भी हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल पार्ट है, एनाटॉमिकल पार्ट है, इसको पूरे को ये कफा फंक्शन बनाता है और इसको मेंटेन करता है. ज़्यादा हुआ तो हो सकता है आप एक्स्ट्रा ग्रोथ देखेंगे, और कम हुआ तो शायद कोई अंडर मैलनरिश भी देखेंगे. अब यही बात है, ये तीनों का फंक्शन तो है. हम ये समझना जरूरी है कि हमें तीनों ये एनर्जीज हैं और हमें किसी भी पॉइंट पे इन तीनों एनर्जीज को बैलेंस में लाना है, राइट. अब जब बात करते हैं आयुर्वेदिक बॉडी टाइप के बारे में, तो ऐसा है कि हो सकता है कि आप, जैसे मैंने कहा कि हम सब बनते हैं स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ से, तो हो सकता है आप में ज़्यादा एयर हो, मुझ में ज़्यादा फायर हो, या किसी और में ज़्यादा अर्थ हो. और इसी से डिफाइन हो रहा है कि हमारी प्रकृति क्या होगी, हमारी आयुर्वेदिक बॉडी टाइप क्या होगी. मैं वात टाइप होंगी या पित्त टाइप या कफ टाइप. एंड मोस्ट लोग हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं. मैं वात पित्त हूँ, वात ज़्यादा है, पित्त कम है, और कफ उससे भी कम है. बट हमारी जिस तरह से हम खान पान रहते हैं, सो रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, उससे हमारे किसी भी इन तीन दोष में विकृति आ सकती है. तो इसीलिए हमें बस कोशिश करना है कि ये बैलेंस में रहे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके. और यस यस ना, तो ये अगर हमारे दोषास बैलेंस में रहेंगे, हमारी अग्नि जो हमारे अंदर है अगर वो उसको बैलेंस में रहेगी, हमारे धातु जो टिश्यूज है वो बैलेंस में रहेंगे, अगर हमारा मन प्रसन्न है, हमारे इंद्रिया मानस, हमारा माइंड और हमारे सेंसेस सही से वर्क कर रहे हैं, एंड मल क्रिया प्रॉपर हो रहा है, हमारा एक्सक्रीशन, यूरिनेशन प्रॉपर हो रहा है, स्वेटिंग प्रॉपर हो रही है, दैट मीन्स दिस पर्सन is going to be a healthy person because everything is in balance. Right. Okay, so you know what? I laughed a little when you mentioned Vata because whatever you were saying was applicable to me. और ये joint pain वाला हो गया. फिर joint pain जब अब मैंने एक्सरसाइज से और इन सबसे अपने आप को कंट्रोल किया तो मेरा ओवर थिंकिंग वाला बहुत ज़्यादा होने लगा है. I was like ये जो बोल रही हैं ये सही बोल रही हैं. अच्छा, तो क्या ये जो बॉडी टाइप्स जो आपने बताया, क्या ये चेंज भी होते हैं विद एज या फिर हमारी लाइफस्टाइल से? सो ऐसा है कि चेंज इस तरह से हमारी प्रकृति चेंज नहीं होती है. जो हम जिस चीज़ से बॉर्न हुए हैं, हमारी बात पित्त प्रकृति अगर मेरी रही है तो वो जिंदगी भर वैसी ही रहेगी. बट जैसे बीच में 7-8 साल थे जब मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, और वेट गेन कर लिया क्यों गेन किया? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इश्यूज. अब वो मेरा कफा इम्बैलेंस हो गया, तो वो विकृति डेवलप हो गई, क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन से कोई भी दोषा इम्बैलेंस हो सकता है. अगर यही मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने लग जाती, बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड फूड्स खाने लग जाती, सावर, सॉल्टी, ये सब खाती, तो शायद मेरा पित्त बहुत इम्बैलेंस हो जाता, तो शायद मेरे को स्किन इश्यूज होते और शायद मेरा टेम्परामेंट भी होता. मगर ऐसा है कि हमारी बॉडी में एज सच प्रकृति चेंज नहीं होती है, बट विकृति कभी भी डेवलप हो सकती है. कोई भी दोषा इम्बैलेंस में आ सकता है, इसीलिए इसे दोष कहा जाता है. दोष का मतलब ही होता है फॉल्ट, राइट. सो मगर ऐसे चेंज नहीं होते. बट हमें प्रयास ये करना है कि क्योंकि जो हम जैसे हमारे डिफरेंट एज है, डिफरेंट हमारे जब हमारा बचपन का रहता है तब वो कफा एज माना जाता है. वो कफ एज इसलिए क्योंकि बच्चा बढ़ता है, उसमें बोन्स बढ़ रहे हैं, मसल्स डेवलप हो रहे हैं, ब्रेन अभी भी डेवलप हो रहा है, सारी चीज़ें भी बढ़ रही है, और इसीलिए वो कफा का टाइम है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी अभी भी उसको मिल रहा है. जैसे हम प्यूबर्टी हिट करते हैं वो हमारा पित्त एज शुरू हो जाती है, और इसीलिए जो लोग ऑलरेडी पित्त है और या फिर जिनका खान पान वैसा है, तो उनको आप देखोगे कि प्यूबर्टी के टाइम काफ़ी पिंपल्स ब्रेकआउट्स होते हैं,
राइट, सबको नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं। और इसीलिए जैसे, और ये हमारे इंटायर अडल्टहुड, जब तक हम हमारे कमाने के और कर्मयोग के प्रति वो है कि हमें रहना सहना है, कमाना है, अपनी गृहस्थ जीवन को निभाना है, बच्चे पैदा करने, वट इस इंटायर पूरे टाइम पे पित्त एज रहती है। और जैसे ही हम हमारे 45-50s पे आने लगते हैं तो हमारी वात एज शुरू हो जाती है। यानी कि तब हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, रिंकल्स आने लग जाते हैं, फिर बॉडी ड्राई होने लग जाती है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो जॉइंट्स प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो अगर हम हर एज में इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर बढ़ता बच्चा कफ एज है तो उसको कफ जो बड़े चीज़ें पर अच्छी रिच नरिशिंग फूड्स और ड्राई फ्रूट्स अच्छा खिलाएं, फ्रूट्स अच्छा खिलाएं, अच्छे रागी और ऐसी चीज़ें जो कैल्शियम में रिच है। और जैसे हम पित्त एज में आए तो हमें उसको कूल डाउन भी करना है, मेडिटेशन करना है, और ज़्यादा ओवर पैकेज फूड्स, स्पाइसी फूड्स, फर्मेंटेड फूड्स को नहीं खाना है। राइट। और ऐसे ही वात एज में शुरुआत में ही, मेनोपॉज से पहले ही हम सबको अभ्यंगम प्रैक्टिस करना चाहिए, हमारी जॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ऑयल मसाजेस करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, और ये सब चीज़ों से हम अपना बुढ़ापा को भी संवर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके सो जैसा आपने बताया कि बैलेंस करना है, ये सब करना है, या जो खाना है वो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से खाना है, तो आई बिलीव कि इसको हम लोग अपनी जो सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें इजीली इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? या एब्सोल्युटली। ओके सो फिर क्या, जैसे बोला जाता है कि समर विंटर रेन्स जैसे सीज़न होते हैं, आपने बोला भी कि फ्रेश खाओ, लोकल खाओ, तो फिर इसी जो चीज़ें आपके सीज़न में, आपके एरिया में मिल रही हैं, रीजन में मिल रही हैं, वही खाना चाहिए हर सीजन के अकॉर्डिंग, जितना हो सके। और वो क्या हो गया कि आजकल एग्रीकल्चर की जो एडवांसमेंट्स हो गए हैं कि सारे सीड्स मोस्टली हाइब्रिड होते हैं, वेयर जो जैसे अभी आज जो हम गेहूं भी खाते हैं वो डॉफ वैरायटी गेहूं खाते हैं, और जो हम पहले खाते थे वो अलग होती थी। उसमें कम यील्ड होता था, मगर वो हमारे लिए ज़्यादा सूट करती थी, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाती थी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आजकल के लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होने लगा है। वही जो गेहूं हम इतने सालों से खा रहे आ रहे हैं वो नहीं उनको सूट कर रही है। या डेयरी भी दे लें तो डेयरी भी जिस तरह से हम पहले इतना पीते थे, इतना खाते थे, वो आज लोगों को उतना सूट नहीं करता। हमारे इंडिया में सब बहुत लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होने लगा है। और वो क्यों होने लगा है? क्योंकि हमारी कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म और इस सब के कारण ये क्वालिटी वैसी नहीं रही है चीज़ों की। तो जितना, इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनिक खाएं। दूध की भी जो बात करें तो देसी गाय का दूध, A2 काउ मिल्क इज ऑलवेज मोर बेटर देन अस फॉर एनीथिंग इन कंपैरिजन टू एनीथिंग एल्स, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है हमें कि हम समझें कि एक्चुअली सीजन में क्या है, इस समय क्या उगता है, और वो खाएं। अभी हर चीज़ का लॉजिक होता है। अभी आज हमारा शरद ऋतु शुरू हो चुका है, जो मिड सितंबर शुरू होता है, और शरद ऋतु जब शुरू होता है, जब मानसून खत्म होने के बाद, आप नोटिस करें कितना गर्म हो गया ये सीजन। मतलब हमें कितनी गर्मी लगने लगी है फिर से बारिश के बाद, और ऐसा लगता है बारिश वापस आ जाए या ठंड शुरू हो जाए। तो ये जो शरद ऋतु है, ये हमें समझने की जरूरत है कि इस तरह से हमारे मौसम काम करते हैं। अभी जैसे लॉजिकली मानसून के टाइम पे, मानसून से पहले हमारी ग्रीष्म ऋतु थी, समर्स का टाइम था, बहुत गर्मी तब लगती थी। क्योंकि सन हमें डायरेक्टली रीच करता था, और ये टाइम था जब उत्तरायण, सन उत्तर पोजीशन पे रहता था नॉर्थ में। बट जैसे ही मानसून शुरू होता है सन आ जाता है दक्षिण पोजीशन में। तो हमारा ठंडा मौसम शुरू होने लग जाता है, सन की इतनी एनर्जी रहती नहीं है। बट जैसे ही क्लाउड्स हटते हैं हमारे मानसून खत्म होने पर, वैसे सन हमें डायरेक्टली अगेन पहुंच रहा है हमारे पास, और इसीलिए हमें ये गर्म फील हो रहा है। तो ये मौसम फिर से हो जाता है जहाँ पे हमारी पित्त बढ़ रही है। और इसी टाइम पे अगर आप देखो तो जो हमें सीजन में हमें जो फ्रूट्स मिलते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमें कूलिंग करें। जैसे अभी सिंघाड़ा आना शुरू हो गया है, या फिर सीताफल शुरू हो गया है। सीताफल का मतलब ये है शीतफल, शीत मीन्स कूलिंग। अच्छा। सो इट्स सो अमेजिंग दैट व्हेन यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दिस, एवरीथिंग वर्क्स दिस वे। राइट। और आपने ये भी बोला कि हमें अपनी देसी चीज़ें, या अभी जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड या इस टाइप की चीज़ें आने लगी हैं, तो लेकिन अभी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें भी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन भी है। तो कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि जो चीज़ पहले वर्क करती थी वो शायद अब वर्क नहीं करेगी। तो इस चीज़ को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? I personally prefer, I think what we need to find is a balance between the new and the old. Okay. It's not like today मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किनवा और ओट्स मत खाओ क्योंकि हमारे इंडिया के नहीं है, या आप ये मत करो या वो मत करो बिकॉज पहले जैसा नहीं है। अब जैसे ये जो टॉपिक आपने पूछा, ये क्वेश्चन पूछा, ये वेरी इट्स रिलेटेड टू लाइक मेनली फ्रूट्स। लोग फ्रूट्स का समझते हैं कि फ्रूट्स पहले जैसे नहीं आते। हाँ। अब अगर ऑर्गेनिक फ्रूट्स खा रहे हैं तो समझ लो वो पहले जैसे भी हो सकते हैं बिकॉज वो सीजनल होंगे, और उसके अंदर कोई हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स नहीं डालेंगे। और जिस तरह से आप सींचेंगे और जिस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ऑल नेचुरल फार्मिंग करेंगे, जिसमें सॉइल को आप इनफ ब्रेक देते हैं और इनफ उसमें नाइट्रोजन बनने देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उससे प्रैक्टिस से तो आपको उस फ्रूट्स पे ज़्यादा गुण मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसी बात है। पर ऑफ कोर्स आज की तारीख में आप उसको एक प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना कॉमन नहीं है। क्योंकि उसको एक सस्टेनेबल मॉडल वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लोगों का यील्ड वर्सेस क्रॉप जो है, जो जितना हो पा रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पाता।
इसीलिए एक अगर आपको कहते हैं तो आपको मिल तो सकता है अगर आपको अगर आपको सोर्स मिले. एंड ऑफ कोर्स दीज डेज पीपल हैव एन ऑप्शंस ऑफ एडिंग सप्लीमेंट्स एंड विटामिन्स एंड ऑल ऑफ दैट एक्सटर्नली. और अगर आपको लगता है कि वो शायद नहीं पूरा हो रहा तो आप उन चीज़ों से भी पूरा कर सकते हैं. अगर मैं मानती हूँ अगर जैसे सिट्रस फ्रूट्स मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, ऑरेंजेस, मौसम्बी, जो भी अगर सीजन में सही नहीं आती है तो मैं क्या करूँ? तो क्या मैं आंवला खा सकती हूँ क्योंकि विटामिन सी तो सबसे ज़्यादा उसी में ही है. हाँ. और आंवला भले सीजन में एक बार आता है बट उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, जूस बना सकते हैं, कैंडी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप उसको विटामिन सी उसका स्टिल भी उपलब्ध आपके लिए होगा. राइट. तो ऐसे करके अपनी बॉडी को हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं. इसी तरह से अगर भले एप्पल से आज हमें आयरन नहीं मिलता है, एप्पल्स क्योंकि अभी साल भर एप्पल मिलता है, मैं तो कभी ना खाऊं एप्पल्स क्योंकि वो एप्पल्स तो हमारे लिए नहीं खाते. हमारे लिए एप्पल्स कौन से जो कश्मीरी एप्पल्स अब आना शुरू होते हैं ये मौसम में. क्योंकि एप्पल्स भी अगेन एप्पल्स का भी समझिए ना क्यों इतने सस्ते 100 और 125 रुपए किलो के एप्पल्स हमें थ्रू आउट द ईयर क्यों मिल जाते हैं. और ये कौन से है, ये जो फूजी एप्पल और रेड वॉशिंगटन एप्पल और ये सब कहाँ से आ रहे हैं? तो ये सब सरप्लस बाहर यूएस में या हर जगह पे वहां पे ग्रो होता है. और उनकी क्योंकि हर चीज की ग्रेडिंग होती है. राइट. ये हाई क्वालिटी अपने आप ही होती है ऑफकोर्स, बट ग्रेडिंग होती है. कौन सा फूड हाई ग्रेड का है, एक्सपोर्ट होगा, कौन सा है ये इस प्राइस पे लगेगा, कौन सा ये होगा. और एप्पल्स एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जिसमें पेस्टिसाइड्स भी यूज होते हैं, मगर एक वैक्स कोटिंग लगा देते हैं उससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है. और भी जो जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ये चीजें भेजी जाती है सस्ते में, जब वहां पे शेल्फ लाइफ खत्म होने वाली होती है. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा खाना आ कहाँ से रहा है, क्यों हमें इस सीजन पे ये मिल रहा है. राइट. मैं अपने हस्बैंड से बोलती भी हूँ कभी कभी कि अभी तो ये आ रहा है, ले आओ ना. तो ही सेड कि नहीं ला सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट सीजनल, ये कहीं बाहर से आ रहा है, ये मॉडिफाइड है, इसमें ये है वो है, तो अभी हम लोग नहीं खाएंगे. तो वही ये जो हमें करना है ये खुद करना है. और अल्टीमेटली एवरीथिंग इज ऑल्सो अबाउट फेथ. मैं अगर कुछ एकदम ताज़ा भी खा रही हूँ, अच्छा भी खा रही हूँ, मगर मुझे विश्वास ही नहीं है और मुझे तब वो लगता है कि पता नहीं कैसा और पता नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लगेगा और मुझे ये सूट नहीं करेगा और मेरी बॉडी ऐसी होगी, तो वही आप चीज़ इसके लिए जहर भी काम करेगी, जहर जैसा काम करेगी. और यही कोई नॉर्मल चीज़ जो बिल्कुल इतना शायद इतनी हेल्थ बेनिफिट्स वाली नहीं हो, बट आप विश्वास के साथ पूरे फेथ के साथ खाते तो वही चीज़ आपको काफ़ी एक मेडिसिन की तरह काम करती है. सो एवरीथिंग इज ऑल्सो अबाउट फेथ, यू नो. Okay. If possible, please grow your own food. There's nothing like this. This is my life goal to be able to grow my own food someday. Simple. Wow. So मुझे लगता है जैसे बोला जाता है ना कि अच्छे मन से खाना खाओ. Right. So, absolutely. ओके. सो अब हम लोग थोड़ी अपनी करंट लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं. जो लोग बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए, जैसे इवनिंग में नहीं खाना चाहिए या फिर विंटर्स में नहीं खाना चाहिए. तो दही के बारे में क्या थॉट्स हैं? सो दही का ऐसा कहा जाता है हमें दही इसलिए नहीं खाना चाहिए बिकॉज दही होता है एक तो बहुत हैवी. ओके. दही होता है हैवी. दही ऑल्सो जो लोगों को लगता है दही कूलिंग होता है, बट दही एक्चुअली हीट ही होता है क्योंकि फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, बैक्टीरियल एक्टिविटी चल रही है उसमें. अब दही इतना हैवी होता है हमारे काफ को बढ़ा सकता है. और जो शाम का समय होता है तब हमें ये क्योंकि हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड पे जा रही है तब हमें इतनी हैवी चीज़ नहीं खानी चाहिए. जब हम वो खाते हैं तो हमारे साइनस इश्यूज और ये फ्लेम बढ़ सकता है, ये चीज़ें हो सकती है. इसीलिए दही को सनसेट के बाद हमें खाना आयुर्वेद ने मना किया है. Okay, तो मतलब विंटर्स में खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. विंटर्स में भी अगर आप बाई चांस ऐसे खा रहे हैं वैसे तो तभी भी आपके लिए ये हैवी है. विंटर्स में हम और भी चीज़ें हैवी खाते हैं, बट मेन ये है कि अगर आप खा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसमें कुछ स्पाइसेस डालें, जैसे काली मिर्च वगैरह डालें, भुना जीरा डालें, एक रायते की तरह उसको सर्व कर सकते हैं ताकि वो हमारी बॉडी उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाए. राइट. ओके. काला नमक हम क्यों डालते हैं रायता में? क्योंकि वो काला नमक हमारे लिए कूलिंग होता है और वो उसको बैलेंस कर देता है थोड़ा. वाह. मतलब मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, मेरी मम्मी भुना जीरा काला नमक डालती थी और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि मैं ये व्हाइट वाला सॉल्ट नहीं डालूंगा दही में. तो उसका लॉजिक है. तो हम धनिया क्यों डालते हैं? हमारे इंडियन खाने पे हर चीज़ के ऊपर धनिया क्यों आता है? मुझे लगता था मेरी मम्मी को फ्री मिलता है इसलिए वो हर चीज़ पे डाल देती है. बट अब समझ आता है कि जो धनिया होता है एक तो वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है और इसको कुक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कच्चा ही खा सकते हैं, इतना अच्छा होता है. प्लस हमारे इंडियन खानों में होते हैं मसाले. हाँ. और ये मसालों को ये जो थोड़ा सा एक वो ठंडक प्रदान करता है, उसको कूल डाउन करता है, बैलेंस करता है. ऊपर से धनिया हम डालते हैं. और प्लस वो धनिया डालने से आंखों के लिए प्लीजिंग भी हो जाता है, दिखने में सुंदर होता है. जो हमारी आंखों के लिए प्लीजिंग है उससे क्या होता है, जब हम किसी खाने को देखते हैं अगर वो बहुत सुंदर खाना है और इसलिए फूड स्टाइलिंग बड़े चलती है, राइट, बहुत अच्छा लगता है, तो हम वी ईट विद आवर आईज फर्स्ट. When we look at the food, when we smell our food, when we see this, जब ये हमारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी बॉडी उस एंटिसिपेशन में डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करता है. क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहा है, भूख अच्छे से लगती है, पानी आ जाता है. पानी आता है. पानी क्या है? सलाइवा में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है. अभी बात करते करते मुंह में पानी आ रहा है, राइट. तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, वो हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे. इसीलिए वो धनिया उसको सुंदर दिखा के ये भी कर रहा है हमारे लिए.
सो एवरीथिंग हैज अ लॉजिक. हम दाल में तड़का क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि दाल वात को बढ़ा सकता है, लेग्यूम्स फैमिली है, और इसीलिए तड़का डाल के, एक ऑयल डाल के, हींग डाल के हम उसे बैलेंस कर देते हैं. हम दाल को राइस के साथ खाते हैं, जो राइस थोड़ा कफा जो हैवी होता है वाता को वो करता है, बैलेंस करता है. और दाल में हम तड़का वगैरह डालते हैं तो वो हमारी उस चीज को, राइस को भी बैलेंस कर रहा है. हर चीज एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है. जितनी भी हमारी पुरानी रेसिपीज है ये सब ऑलरेडी गाइड विद द प्रिंसिपल से इन लाइन है. Okay, interesting. Which is what I'm trying to do. I'm learning about all this only last these 3-4 years. So I'm just choosing to share it with people in an interesting way which people can understand. हाँ, इंटरेस्टिंग हो और लोगों को लगे कि दे कैन एक्चुअली यूज इट इन देयर डेली लाइव्स रादर दैन दूर दूर से देखने के. और यही चीज़ मैं भी यहाँ पे भी कोशिश करती हूँ लिटिल फिक्सेस पे कि ऐसी ही चीज़ें लाऊं जो लोग एक्चुअली यूज कर सकें. अच्छा अमृता, ये बताओ आपके बेड टी के बारे में फिर क्या थॉट्स हैं? लोगों को बड़ा लग्जरी लगता है कि सुबह उठे बेड टी मिल जाए, तो इसमें क्या है? अब ऐसा है कि जो वो हमारी आदतें हैं और हमारी आदतें तो हम या तो आदतों का गुलाम बन जाते हैं. तो इसलिए वो तो है कि हमें ध्यान देने की जरूरत है. चाय की जहाँ तक बात है तो जो चाय ऐसा है कि चाय फर्मेंटेड प्रोडक्ट होती है, चाय या कॉफी, तो खाली पेट लेने से उसका थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचता ही है. इसलिए कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि उसके पहले कुछ और खा लें. अगर आदत बनी हुई है तो कुछ पहले खाने की आदत बनाते हैं. अब ऐसा है कि अगर हम अवॉइड कर सकते हैं बिना चाय डाले, अगर जैसे स्पाइसेस का इन्फ्यूजन बना लिया, सिर्फ जैसे जो CCF बोलते हैं, जैसे क्यूमिन, कोरिएंडर और फेनिल, इन्हें पानी में उबाल के और वो पानी पी लिया, गर्म पानी, उससे हमारा डाइजेशन और हमारी अग्नि भी रेगुलेट रहेगी और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे. बट जैसे अब जिन लोगों को आदत है तो वो एक तो थोड़ी बॉडी को भी एक आदत हो जाती है. बॉडी भी एक हमारी सात्विक करके कॉन्सेप्ट होता है कि बॉडी को भी अब आदत हो जाती है, वो उसके अराउंड वर्क करने लग जाता है. मगर आप इसके कारण अगर कोई हेल्थ के नुकसान देख रहे हैं, वजन बहुत बढ़ रहा है या बॉडी में एसिडिटी बहुत रहती है या कुछ भी, तो फिर आप इस चीज को, आदत को सुधारें. मगर अगर आपकी अग्नि स्ट्रांग है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है और अगर आप इतने सालों से पीते आ रहे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इट्स ओके. अच्छा, कैन फिगर आउट. बट वो थोड़े से जो इलायची वगैरह डाल के, जो हम इलायची क्यों डालते हैं हम चाय पे? इलायची कूलिंग होती है और चाय की जो तासीर जो गर्म होती है, फर्मेंटेड होती है, उसको वो बैलेंस करती है. सो इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं. इस तरह से हम अपनी बॉडी को बैलेंस में भी ला सकते हैं. बट वी हैव टू ऑफ कोर्स आस्क आवर बॉडी व्हाट इज इट फीलिंग. और इसी तरह से अगर हम सिर्फ ये प्रैक्टिस भी शुरू कर दें कि आप प्लीज सिर्फ इतना करो, 4 बादाम खाने के बाद अपनी चाय पी लो. तो मगर अगर वो सिर्फ किशमिश सोख करके सुबह खाना शुरू करें तो वो एक्चुअली देखेंगे कि उनके एनर्जी लेवल्स बेटर हो रहे हैं. बट अगेन आप ऐसा नहीं कह सकते कि कल से कॉफी टी बंद क्योंकि अमृता ने कह दिया तो कल से मैं किशमिश बादाम खाऊंगी. तो अपनी बॉडी को समझिए. एक कोई भी चीज उसकी आदत है तो उसको हटाने के लिए कोई नई आदत को डालना है, कोई पुरानी आदत को निकालना है, तो धीरे धीरे करना है. तो कल से मतलब सिर्फ ऐसा है कि आप कोशिश करें ऑल्टरनेट डे चाय पिए, या फिर पहले 2 बादाम खा लें और फिर चाय पिए. ऐसे करके धीरे धीरे आदत को एक इंट्रोड्यूस करे तो बॉडी को यूज टू होए और बॉडी आपका इस चीज में साथ दे, रादर देन गो इनटू विड्रॉल सिम्टम या शॉक में चली जाए. क्योंकि अगर कल से बोला कि नहीं कल से चाय पियो क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये गलत है, और आपने बहुत जबरदस्ती करके उनको चाय नहीं भी दी, तो क्या होगा? चिड़चिड़े हो जाएंगे, बॉडी और वियर्ड रिएक्ट करेगी और प्लस उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, लो ऑन एनर्जी फील होगा. उनको नहीं अच्छा लगता है. कोई भी आदत को निकालना है, इंट्रोड्यूस करना है, धीरे करना है और पेशेंस के साथ करना है. और हम लोगों के लिए, विमेन के लिए, पीरियड्स को ईज करने के लिए भी कोई आयुर्वेदिक टिप्स होती हैं क्या? किशमिश. अच्छा, किशमिश को जब अगर रात को हम सोक करें और सुबह इसका पानी भी पिए और किशमिश को भी खाएं, ये हमारे मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है. अच्छा, इससे हमारे पीरियड्स रेगुलेट भी होंगे. हमारा जो बॉडी में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, वाता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मूवमेंट्स. तो पीरियड्स के वक्त हमारा वाता वैसे भी बढ़ता है ताकि एक मूवमेंट हो सके, हमारा फ्लो प्रॉपर हो सके. और कुछ लोगों का ये जो ज़्यादा है या वाता इम्बैलेंस में है, उन लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है या कम फ्लो हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है. बहुत सारे लोगों को, जैसे मुझे बेली पेन इतना नहीं होता जितने कि मुझे बैक पेन होता है पीरियड्स के वक्त. और वाता एक बैक पेन भी लाता है क्योंकि वाता की सीट ही है लोअर एरिया है हमारी बॉडी की, राइट. सो इस समय पे किशमिश हमें काफ़ी बैलेंस करता है. और कोई भी चीज़ जो अगर थोड़ी सी स्वीट हो, थोड़ी सी ऑयली हो, अंक्चुअस हो, नरिशिंग हो और वार्म हो, इसीलिए कुछ ऐसा गरम लेना, सूप पीना या बेसन का शीरा खाना, या मुझे तो कड़ा प्रसाद खाने में बड़ा मजा आता है जब पीरियड्स होते हैं क्योंकि वो वाता को बैलेंस करता है और हमारी बॉडी को वो नरिशमेंट देता है. एंड पीरियड्स का टाइम होता ही है कि हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए. इट्स ट्राइंग टू लाइक लॉट ऑफ पीपल डू वर्कआउट, लॉट ऑफ पीपल डू दिस थिंग आयुर्वेद में. और ये हमारी ट्रेडिशनल में क्यों कहा गया कि हमें काम नहीं करना चाहिए? बिकॉज एट दैट टाइम यू जस्ट वांट टू गिव योर बॉडी अ ब्रेक सो दैट इट कैन क्लियर ऑल द थिंग्स. हम अगर हम साइंस को समझे तो जो हमारी बॉडी में हर
हर महीने वो जो एक ओवम बनता है कि एग रेडी होता है कि ताकि अगर स्पर्म आए तो वो फ्यूज होके प्रेगनेंसी कर पाएगा। मगर अगर वो हम नहीं कर रहे तो वो अपनी बॉडी में बनेगा मगर फिर उसको डीजनरेट करेगा। ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और जब वो फाइनली इतना डीजनरेट होने लग जाता है कि जब वो उसको बाहर निकलना है तो हमारे पीरियड्स तरह होते हैं, राइट। तो बॉडी रिपेयर एक डिटॉक्स साइकिल से जा रही है तो उसको हेल्प करे ज़्यादा वर्कआउट करके और उसको वाता को इम्बैलेंस में ना लाए। थोड़ा बहुत बेसिक योग कर ले या वॉक कर ले और थोड़ा गर्म पानी की सिकाई करें या गर्म चीज़ें पिएं, गर्म चीज़ें खाएं, ऑयली चीज़ें, थोड़ा घी वगैरह अच्छे से खाएं, खिचड़ी खाएं, सूप पिएं। उससे हमारी काफ़ी बॉडी को अच्छा बैलेंस मिलता है और किशमिश से हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ काफ़ी सही होती है। अच्छा, तो किशमिश मतलब डेली भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पीरियड स्टार्ट होने वाला है तो खाओ, आप खाते डेली रहो? खा सकते हैं या अच्छा, लाइक 4-5 हमने रात में सोक कर दी और नेक्स्ट मॉर्निंग खा लिया ऐसे। एग्जैक्टली। वाओ, सो किशमिश खानी चाहिए। एंड ओके, और हेयर की अगर बात करें तो हेयर के लिए भी हम कोई अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, चाहे वो रेडीमेड हो या होममेड हो, वो भी हम अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, या फिर उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर हेयर ऑयल या कोई और रेसिपी है जो हर किसी के हेयर के लिए वर्क कर सकती है? सी जैसे मॉडर्न में बात करते हैं तो काफ़ी सारे हेयर पैक्स वगैरह हम देखते हैं। तो अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप इसमें ये ना डालें या उसमें वो डालें, ये सारी चीज़ें होती है। बट आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो हेयर क्या है, हेयर भी आपका पार्ट ऑफ कफा है, राइट। हेयर भी आपको इनफैक्ट इट इज अ बाई प्रोडक्ट। जब हमारी बोन्स वगैरह बोन्स बनते हैं, टीथ बनते हैं, तो ये टीथ उसका बाई प्रोडक्ट है, हेयर बाई प्रोडक्ट है, इमेजिन। तो अगर हमारी बोन हेल्थ स्ट्रांग रहेगी, हमारे हेयर अच्छे होंगे। अच्छा। अब बोन हेल्थ के लिए हमें पता है कि हड्डियों के लिए हमें क्या खाना चाहिए। हमें कैल्शियम अच्छे से लेना चाहिए, हमें गुड फैट्स, नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें बहुत हमारे लिए वर्क करती है। ऑयल बाहर एक्सटर्नली लगाना भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इसी तरह से हम बालों में भी एक्सटर्नली ऑयल वगैरह लगाते हैं, वो सब चीज़ें हमें काफ़ी फायदेमंद रहती है। और फिर गुड फैट्स खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, तो वो हमारे बालों के लिए अगेन बहुत अच्छी है। सो ऐसे तो आप हेयर पैक वगैरह, ऑयल वगैरह रेगुलर कर सकते हैं। बट ओवरऑल इफ़ यू लुक एट लाइक आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, वो है आंवला। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। प्लस देयर इज समथिंग कॉल्ड महाभृंगराज, विच इज आपने आयुर्वेदिक ऑयल्स देखे होंगे, हरे कलर के दिखते हैं, कि वो महाभृंगराज से उसको कलर मिलता है। अच्छा। वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्राह्मी हमारे ओवरऑल बालों के लिए भी अच्छा है, और हमारे सर के लिए, सर दर्द हो तो ब्राह्मी का ऑयल वगैरह लगाए। और एंजाइटी वगैरह, नींद को बहुत अच्छी लाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके, और प्लस हिबिस्कस इज वेरी गुड फॉर हेयर। हिबिस्कस फ्लावर्स बहुत इजीली ग्रो होते हैं, हमारे घर में ग्रो हो सकते हैं। उसको आप क्रश करके उसका पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं, उसका पाउडर भी मिलता है, वो भी आप हेयर पैक में यूज़ कर सकते हैं। फिर ये सारी चीज़ें जो होती है, जैसे दही हो गई या फिर बनाना हो गया, हनी हो गया, ऑयल हो गए, ये जितनी भी देखो आप जो रिच फूड्स है एकदम, यही हमारे हेयर की हेल्थ को भी बढ़ा सकते हैं। बट ओवरऑल अपने को अगेन देखना है कि जैसे स्पाइसी चीज़ खाएंगे, बहुत सॉल्टी चीज़ खाएंगे, सॉल्ट जो लोग ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं, और सॉल्ट ऐसा नहीं कि जो खाने में ही नमक ज़्यादा खाते हैं, बट जो लोग चिप्स वगैरह खाते हैं, बाहर का पैकेज फूड खाते हैं, फरसान ज़्यादा खाते हैं, वो सब में बहुत कुछ सॉल्ट है। जो लोग ये ज़्यादा खाते हैं उनको बीपी वगैरह इशू तो ऑफकोर्स देखा जाता है, बट उनको जैसे उनके बाल जल्दी ग्रे हो जाते हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, रिंकल्स जल्दी होते हैं सॉल्ट से। बट सावर स्पाइसी खाने से भी हमारे बाल जल्दी, हमें हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है। ओके, which is why we need to also bring everything back in balance. ओके, सो जो आजकल ऑयल्स होते हैं, जैसे कोकोनट है या ऑलिव है या आमंड ऑयल है, इसमें से कोई हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये सारे ऑयल्स अच्छे हैं। अब जैसे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा कहते हैं कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है। आप कैस्टर ऑयल को देखोगे पर वो बहुत थिक होता है। तो एक रेसिपी मैं क्या ट्राई करती हूँ कि कैस्टर ऑयल, आमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, 3 ऑयल को मिक्स करके बना देती हूँ, ताकि वो लाइट भी हो जाते हैं और उनके भी हेल्थ बेनिफिट्स एंटर हो गए। इसके अलावा हेयर पैक्स वगैरह रेगुलर करें तो उससे काफ़ी आपकी, और अच्छा खाएं, रहन सहन, खाना पीना अच्छा होगा, स्ट्रेस कम करें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस कम करेंगे तो उससे भी हमारे हेयर फॉल कम होगा। ओके, सो अभी जब आपने हेयर का बताया तो आपने थोड़ा सा टीथ के बारे में भी बताया कि ये नट्स है या कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, और भी कोई स्पेसिफिक टिप्स हैं टीथ के लिए? मेन तो ये है कि आपको टीथ की अपनी ओरल हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। तो जैसे आयुर्वेद में तो दातुन वगैरह नीम की हम करते थे, जो आजकल हम नहीं करते हैं। अगर वो चीज़ें हम ट्राई करें तो वो भी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। एंड देयर समथिंग कॉल्ड ऑयल पुलिंग, जो हम रोज सुबह उठ के एक सुबह मुंह में 1 चम्मच ऑयल डाल के स्विश करते हैं, उससे भी हमारी ओरल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन से बॉडी से बाहर निकलते हैं, गम स्ट्रॉन्ग होते हैं, टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आपका टेस्ट का सेंस अच्छा बनता है। गट हेल्थ बेटर होती है क्योंकि टंग का डायरेक्ट कनेक्शन इंटरनल ऑर्गन से होता है। सो ऑयल पुलिंग प्लस डूइंग, पान चबाने से हमारे टीथ अच्छे होते हैं। बट ऑफकोर्स हम लोग मीठा मीठा गुलकंद, टोबैको, ये सब चीज़ें डाल के तो उसको खराब कर देते हैं। बट पान, अगर पान का पत्ता रोज चबाएं सुबह, तो आपकी टीथ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी तरह से हमें ये दंत मंजन और ये सब जो डिफरेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें अपनी दांत
की हेल्थ को अच्छे से बढ़ा सकती है. एंड ऑफ कोर्स कैल्शियम फूड्स दैट वी ऑलरेडी नो विल हेल्प अस कंट्रीब्यूट इन. ओके, सो ऑयल पुलिंग के लिए कोकोनट ऑयल यूज किया जाता है कि कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं? आइडियली सेसमे ऑयल यूज करते हैं, तिल का तेल, बट कोकोनट इज आल्सो ओके. ओके, तो सेसमे. ओके, और आइस के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं हेल्दी रखने के लिए? आइस के लिए ऐसा है कि आइस का हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे फीट से. ओके, तो जो कहते हैं ना रोज सुबह उठते से आप अपनी घास पे चलना चाहिए. चलो, हाँ. उससे हमें जिस तरह का आंखों को जो अच्छी हाई एनर्जी मिलती है, हाई और एकदम रेजुविनेटिंग फील होता है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है. प्लस आंखों की हेल्थ के लिए एवरीडे बेसिस दिनचर्या जो पार्ट होता है जिसमें हम ये भी करते हैं, ऑयल पुलिंग भी करते हैं, अभ्यंगम करते हैं, उसी में अंजनम भी करते हैं, रोज एक काजल लगाते हैं. और काजल भी आप लगाएं तो देसी घी का या फिर तिल के तेल का, सेसमे ऑयल का काजल लगाते हैं. अच्छा. और उससे हमारी आंखें बहुत क्लीन रहती है, कोई भी एक्स्ट्रा कचरा वो बाहर निकलता है, ज़्यादा विजन क्लियर होता है. और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी आई हेल्थ बेटर हो सकती है. कोरिएंडर, धनिया खाने से हमारी आंखें बहुत अच्छी होती हैं. गाजर खाने से आंखें बहुत अच्छी होती हैं. बीटरूट वगैरह, ये सब चीज़ों से आपकी काफ़ी हेल्थ, आई हेल्थ भी अच्छी हो सकती है. क्योंकि हम लोग बहुत स्क्रीन देखते हैं तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपकी आई ज़रा भी टायर्ड फील करती है, प्लीज़ टेक अ ब्रेक. एंटी ग्लेयर वाले चश्मा वगैरह पहने अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं तो. आंखों पर गुलाब जल में सोक्ड रुई को लगा के रखें, बहुत उससे रेजुविनेटिंग होता है. हमारा जो आलोचक का पित्त है जो हमारे आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको काफ़ी कूल डाउन हो जाता है वो. तो कोई भी आंखों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर आप ये प्रिवेंटिव चीज़ें करते हैं. अगर आप ऑलरेडी अगर आपके घर में बच्चे हैं और अगर चश्मा उनका नया नया लगा है या चश्मा अगर आसार हो रहे हैं, तो ये एक होम रेमेडी है जो बचपन में आई विश मैंने की होती, बट आई एक्चुअली लव माई स्पेक्स, सो आई एम ओके, विच इज सौंफ, मिश्री और बादाम. इन तीनों को इक्वल पार्ट्स में लेकर इनको ब्लेंड करें, पाउडर बना दें, और ये पाउडर रोज 1 चम्मच बच्चों को दें. इससे भी आपके चश्मा ठीक हो सकता है, क्योंकि ये आपको बादाम से काफी नरिशमेंट मिल रहा है. बादाम का शेप भी हमारी आंखों जैसा होता है. क्यों? क्योंकि वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट. प्लस सौंफ और मिश्री दोनों बहुत कूलिंग होते हैं. तो आलोचक का पित्त जैसे है, पित्त है, वो हीट है, तो उसको वो कूल डाउन करता है और हमारी विजन को क्लियर करता है. तो ये एक चीज है जो आप बचपन से दे सकते हैं और बड़े होकर भी ले सकते हैं. आपकी आंखों की हेल्थ अच्छी होगी इससे. ओके, सौंफ, मिश्री, बादाम का मिक्स बना के. और ये जो आपने बताया कि काजल लगाना चाहिए, काजल कैसे बनाया जाता है? जैसे दिए में आप घी का दिया बनाएं या तेल का बनाएं, तेल के तेल का, और ऊपर एक स्टरलाइज प्लेट लगा दें. उससे जो उसकी जब जोत जलाएंगे तो ऊपर पर ब्लैक इकट्ठा होने लग जाएगा, और वो ब्लैक आप काजल लगा लें, फिर क्लीन कर लें इसको. ओके, वाओ. तो काजल लगाना इज नॉट एग्जैक्टली बैड अगर आप अच्छा काजल यूज कर रहे हो तो. इट इज एक्चुअली गुड फॉर योर आईज. इट्स जस्ट अगर आप काजल यूज कर रहे हो वो 24 आवर स्टे काजल जो आजकल कंपनीज प्रमोट करती है, तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो काजल आपको हेल्थ बेनिफिट तो दे नहीं रहा है. और ऊपर से वो इतना टाइम आपकी बॉडी में आईज में स्टिक हो रहा है, तो उसमें जो भी डर्ट वगैरह है वो भी तो उसको अपने पास चिपका रहा है. राइट 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 राइट. इसीलिए नेचुरल यूज करें काजल जितना हो सके पॉसिबल. ओके अमृता, एक चीज़ और ये बताइए आप हमें कि ये कुकिंग के लिए बेस्ट मेटल कौन सा होता है? कोई बोलता है आयरन, कोई बोलता है स्टील. कौन सा मेटल बेस्ट है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद? सो अगर आयुर्वेद के हिसाब से तो बेस्ट कुकिंग वेसल्स होते हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जो जैसे चटनी वगैरह साउथ इंडिया में काफी लोग यूज करते हैं, तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना वो तो बेस्ट होता है. बट आयरन भी बहुत अच्छा है. कास्ट आयरन, अगर हैवी आयरन आप यूज करते हैं तो वो भी अपनी बॉडी उसको जो खाना आया वो खाना आयरन को एब्जॉर्ब करता है. इससे आपकी आयरन की कमी नहीं आएगी. तो इसलिए आप ये दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, सो मिट्टी के बर्तन प्रैक्टिकल हैं क्या अभी जो हम लोग को मिलते हैं? मोर लाइक न्यू एज. I personally bought 2 cast iron pans and a कढ़ाई because काफ़ी है प्रैक्टिकल, और सिर्फ एक्स्ट्रा केयर मानते हैं कि जब उसको आप रेगुलर चीज़ों की तरह इतना सर्फ वगैरह डाल के नहीं धोगे, उसको वाइप कर, उसको सुखा के जब भी धोगे तो हाथों हाथ सुखा के तेल लगा के रख दो ताकि उनमें जंग ना लगे. ये एक्स्ट्रा केयर कर सकते हो. इवन मिट्टी के बर्तन, एक बार आपने उसको सीजन कर दिया है, चावल के पानी डाल के अपन उसको सीजन करते कितनी बार, और उससे वो एक बार साफ हो गया तो वो रेगुलर मीडियम में आ जाता है. अच्छा. सो अगर थोड़ा सा एफर्ट्स है गुड हेल्थ के लिए, हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना तो पड़ता है, एफर्ट मानने पड़ते हैं. ऐसे कुछ तो एकदम ऐसे कुछ नहीं मिल जाता. हाँ, ऐसे तो नहीं मिल जाता. हम लोग भी मोस्टली आयरन ही यूज करते हैं, बट माय हस्बैंड वाज लाइक कि उनसे ये पूछना कि हम लोग मिट्टी के बर्तन कितना यूज कर सकते हैं. तो आपने जैसे बोला ना मिट्टी, मैंने कहा कि बिल्कुल. हाँ, ओके, बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया मिट्टी के बर्तन यूज करना. ओके, सो इतनी सारी बातें हो गई. नाउ वी आर एट द एंड ऑफ आवर एपिसोड. आर देयर एनी बुक्स ऑन आयुर्वेद दैट यू रेकमेंड? सो आई हैव कपल ऑफ बुक्स. डॉक्टर वसंत लाड की बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. बहुत बेसिक भी है, एडवांस वाली बुक्स भी हैं उनमें. सो डॉक्टर वसंत लाड. आई एम ऑल्सो रीडिंग अ बुक जिसमें आयुर्वेद और माइंड का कनेक्शन दिया हुआ है, यही सात्विक राजसिक तामसिक वगैरह का. तो वो डेविड फ्रॉली करके एक फिरंग वो है, उनकी पढ़ रही हूँ मैं. वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है.
Okay. So I will look for them and link them for people who are interested in reading them. Okay, Amrita, तो this was really eye opening और मुझे बहुत सारी नई चीज़ें पता चली आयुर्वेद के बारे में कि कितना सिंपल भी है और हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड शायद बना देते हैं. लॉजिकल है. हाँ. ओके. एंड काफी सिंपल है, काफी लॉजिकल है, साइंस है. बिल्कुल. यस परफेक्ट. तो अमृता, अगर अब लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्स द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद यू? सो आई एम मोस्ट एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम. अमृता ऑफ लाइफ नाम से मेरा इंस्टाग्राम है चैनल. आप उसके अलावा मैं रेगुलर वर्कशॉप्स वगैरह भी करती हूँ जिसमें लोगों को ये आयुर्वेद के बारे में सिखाती हूँ, डाइजेशन के बारे में सिखाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, और वर्कशॉप्स, कुकिंग वर्कशॉप्स भी करती हूँ. तो लोग इस तरह से कनेक्ट होकर जान सकते हैं. यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह पे अमृता ऑफ लाइफ नाम से ही मेरा है. तो आप कहीं पर भी देखना सकते हैं. ओके, वंडरफुल. सो अमृता से कनेक्ट होइए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, और आप बहुत सारा नॉलेज हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड गेन कर सकते हैं. सो अमृता, थैंक यू सो मच इतना सारा अपना नॉलेज शेयर करने के लिए और ओपनली शेयर करने के लिए एक्चुअली, और इतना सारा टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच. नो, आई लव शेयरिंग. मतलब अभी मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे भी 4 साल पहले कुछ नहीं पता था और ये सब चीज़ें पता चली है तो मेरी हेल्थ को इतने फायदे हो रहे हैं तो मैं और भी लोगों को बताऊँ. इसलिए मुझे बहुत मजा आता है शेयर करने में. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. आई लव रिकॉर्डिंग, आई लव डूइंग दिस एज अ मतलब पास्ट में, क्योंकि रेडियो जॉकिंग के बड़ा मजा आता है ये सब चीजें करने में. सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर. थैंक यू सो मच मैत्री. दिस चैट वाज माइंड ब्लोइंग. अमृता ने जो बुक्स बताई हैं उनके लिंक्स मैं आपको शो नोट्स में दे दूंगी, और आपको ये चैट सुन के ज़रूर ये लगा होगा कि कितना सिंपल है इन चीज़ों को फॉलो करना और अपनी फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव करना. अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑन सोशल मीडिया. Thank you for listening to the entire episode and for giving us your time. Subscribe to Little Fixes podcast and don't forget to rate and review us. और हाँ, next week there will be no new episode because I need my every 10 episodes के बाद वाला break. पुराने episodes पे catch up कर लीजिएगा तब तक, और break के बाद बहुत amazing episodes आएंगे. So मिलते हैं 21 अक्टूबर को. तब तक लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो. बाय.